आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। पेश हैं देश विदेश की कुछ खास खबरें। आज हम सबसे पहले बात करेंगे बिहार चुनाव की, जहां पर दूसरे चरण के रण में फतह के लिए एनडीए और महागठबंधन के नेता पसीना बहा रहे हैं। तो वहीं तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और तालिबान के बीच ताजा शांति वार्ता के विफल होने के संकेतों को भी हम अपनी खास रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाएंगे। और चलते चलते बात 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की। तो चलिए अब खबरों में चलते हैं विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया है। एनडीए और महागठबंधन के वरिष्ठ नेता, स्टार प्रचारक और सहयोगी दलों के नेता लगातार दौरे कर रहे हैं। 11 नवंबर को दूसरे चरण के 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव दूसरे चरण का रण। इस चरण में 20 जिलों की 122 विधानसभा सीटों पर मुकाबला, जिनमें कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में। इनमें 1165 पुरुष, 136 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार। इस चरण में 3 करोड़ 70 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 1.95 करोड़ पुरुष और 1.74 करोड़ महिला मतदाता है। बिहार विधानसभा चुनाव अब अपने निर्णायक मोड़ पर है। दूसरे और अंतिम चरण के मतदान से पहले प्रचार के लिए उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के पास प्रचार के लिए रविवार का दिन शेष है। 9 नवंबर यानी कि रविवार शाम 6 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा। इसके बाद मतदाता 11 नवंबर को वोटिंग के जरिए तय करेंगे कि बिहार की सत्ता पर किसका कब्जा होगा। दूसरे चरण का दायरा पहले चरण की तुलना में बड़ा है। इस चरण में 20 जिलों में 122 विधानसभा सीटों पर मुकाबला होगा, जिनमें कुल 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। चरम पर दूसरे चरण का चुनाव प्रचार। आपको बता दें कि पहले चरण में रिकॉर्ड 64.66% मतदान हुआ, जिससे दोनों गठबंधन एनडीए और महागठबंधन ने इसे अपने पक्ष में माना। ऐतिहासिक रूप से बिहार में उच्च मतदान दर अक्सर सत्ता परिवर्तन का संकेत देती रही है, जिससे दूसरे चरण का महत्व और बढ़ जाता है। ये चरण बिहार की कुल 243 सीटों में से आधे से अधिक सीटों के लिए मतदान पूरा कर देगा, जिससे ये चुनाव का एक निर्णायक हिस्सा बन जाता है। दूसरे चरण में कौन कौन से जिले? दूसरा चरण भौगोलिक रूप से राज्य के व्यापक हिस्सों को कवर करता है। सीमांचल उत्तरी बिहार के जिले पश्चिमी और पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। मध्य दक्षिणी बिहार के जिले भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल, कैमूर और रोहतास। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। दूसरे चरण के लिए उन्होंने बेतिया और सीतामढ़ी सहित कई स्थानों पर जनसभाओं को संबोधित किया। उनके भाषणों का मुख्य फोकस विकास, जंगल राज पर निशाना और नीतीश कुमार के नेतृत्व को मजबूत बनाना है। राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार प्रचारक है और उन्होंने कुटुंबा और वजीरगंज सहित कई क्षेत्रों में जनसभाएं की हैं। उनके भाषणों में केंद्र की बीजेपी सरकार और राज्य की एनडीए सरकार पर नफरत की राजनीति और रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने का आरोप प्रमुख रहता है। अदानी जी, अंबानी को आपकी जमीन मिलती है, एयरपोर्ट मिलता है, यहाँ का एयरपोर्ट बंद कर दिया। क्यों बंद किया? बुनकरों को खत्म करना था, किसानों को खत्म करना था, बंद कर दिया। आपका पूरा कनेक्शन तोड़ दिया बाकी दुनिया से। एयरपोर्ट उनके, पोर्ट उनके, सोलर पैनल खरीदना वो उनका, बिजली खरीदनी है वो अदानी की। जो रेट वो देना चाहता है देगा, पूरा ढांचा उसका है। किसने दिया? नरेंद्र मोदी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की पार्टी को वो पैसा देता है, बीजेपी को पैसा देगा। आप देख लो, आप देख लो बीजेपी के पास कितना पैसा है। मोदी जी का चेहरा 24 घंटे टीवी पे आता है। क्या सोचते हैं ये फ्री में होता है काम क्या? अगर फ्री में होता तो आपका चेहरा, मेरा चेहरा उस पे होता टीवी पे, किसानों का चेहरा होता टीवी पे, मजदूरों का चेहरा होता। ये फ्री में थोड़ी होता है, ये बाय पेमेंट होता है। जो पैसा देगा उसका चेहरा जाएगा टीवी पे। मोदी जी दे रहे हैं, बीजेपी दे रही है। पैसा कहां से आ रहा है? अदानी जी, अंबानी जी से। उनके पास पैसा कहां से आ रहा है? आपके जेब से। बिहार विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी को छोड़ दिया जाए तो एनडीए की तरफ से सबसे ज्यादा डिमांड सीएम योगी की है। भाजपा के सहयोगी दल लगातार पीएम मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह की मांग कर रहे हैं। भाजपा के फायर ब्रांड नेता सीएम योगी की सबसे ज्यादा डिमांड राष्ट्रीय जनता दल के गढ़ में ही है। बीजेपी तो छोड़िए, जेडीयू और लोजपा तक के उम्मीदवार योगी आदित्यनाथ की सपा की डिमांड कर रहे हैं। एनडीए के सभी उम्मीदवार इस जुगत में है कि कैसे भी करके एक बार योगी आदित्यनाथ की सभा उनके क्षेत्र में हो जाए। सभी चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ उनके लिए चुनावी कैंपेन करें।
मोदी जी का नेतृत्व है तो विरासत भी है और विकास भी है। आप याद करिए, ये कांग्रेस के लोग क्या कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। आरजेडी के लोग खानदानी माफिया को बचाने के लिए और खानदानी माफिया को जिताने के लिए उसके दबाव में राम मंदिर की रथ यात्रा रोक देते हैं। इनका पार्टनर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाने का दुस्साहस करती है, लेकिन तब भी राम भक्त कहते थे राम लला हम आएंगे मंदिर। नीतीश कुमार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और एनडीए के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। उन्होंने अरवल सहित कई जगहों पर रैलियां की हैं। वो सुशासन, कानून व्यवस्था में सुधार और पहले के जंगल राज पर कटाक्ष करते हुए वोट मांग रहे हैं, साथ ही अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं। और हम लगातार 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए हैं। लेकिन याद करिए, हम लोगों के पहले वाले की क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी? पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अरे याद करिए ना, शाम के बाद जब उस समय रहता था, कोई घर से बाहर नहीं निकलते थे। हम तो जब रहते थे बाहर, तो हम जब आते थे किसी मिलने के लिए तो उसके घरवा में घुस करके हम मिलते थे। तो ये हालत उन लोगों का था। कैसा काम किया है, याद करिए उन लोगों को कि लोगों को शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा होता था, उसको ठीक करने का कोई काम किया? कोई काम नहीं किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के दावेदार और सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। उन्होंने दूसरे चरण के तहत आने वाले जिलों में कई रैलियां की हैं। उनका प्रचार मुख्य रूप से 10 लाख सरकारी नौकरियां, बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों पर केंद्रित है। साथ ही वर्तमान सरकार की विफलताएं गिना रहे हैं। अमित शाह भी एनडीए के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। उनके भाषण में घुसपैठियों को बाहर निकालने का संकल्प, अपराध मुक्त बिहार और लालू राहुल पर हमला प्रमुख है। निकालना चाहिए, जोर से बोलो, घुसपैठिए को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये अभी राहुल बाबा और लालू का बेटा घुसपैठिया बचाओ यात्रा लेकर निकले थे। वो चाहते हैं कि सीमांचल घुसपैठियों का गढ़ बने, मगर सीमांचल वालों, मैं कहकर जाता हूं, न केवल सीमांचल, पूरे बिहार से एक एक घुसपैठियों को हम चुन चुन कर निकालने का काम करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि बिहार में 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है। इससे पहले बीजेपी ने दलित वोटों को अपने पाले में लाने के लिए खास रणनीति बनाई। दरअसल बिहार में अनुसूचित जाति और महादलित को मिलाकर करीब 18% वोट है। ये एक बड़ा वोट बैंक है जो 100 से भी अधिक विधानसभा सीटों पर बड़ी भूमिका निभाता है। खास बात यह है कि बीजेपी ने अपनी रणनीति में बहुजन समाज पार्टी को भी ध्यान में रखा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। तुर्की के इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच हुई ताजा शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कहा कि बातचीत पूरी तरह विफल रही और अब जल्द किसी नए दौर की उम्मीद नहीं है। आसिफ ने बताया कि तालिबान शासन सीमा पार आतंकवाद पर लिखित गारंटी देने से इनकार कर रहा है, जिससे बातचीत का माहौल बिगड़ गया। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि वार्ता में शामिल मध्यस्थ अब इस गतिरोध से थक चुके हैं और किसी नए प्रयास की संभावना बेहद कम है। ये रिपोर्ट देखिए। अफगान पाक वार्ता तीसरी बार नाकाम, युद्ध की आशंका। अफगान पाक शांति वार्ता टूटने और दोनों तरफ से आक्रामक बयानों के कारण पूर्ण पैमाने के सैन्य संघर्ष का खतरा बढ़ गया। पाकिस्तान पर टीटीपी के हमले और तालिबान का ग्रेटर अफगानिस्तान का दावा दोनों देशों को युद्ध की ओर धकेल सकता है। बता दें कि टीटीपी के हमले पाकिस्तान के भीतर और तेज हो सकते हैं, जिससे पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा पैदा होगा।
विश्लेषकों का कहना है कि यह वार्ता हालिया सीमा तनाव और पाकिस्तान के अंदर बढ़ते आतंकी हमलों के बीच आयोजित की गई थी। इस्लामाबाद लगातार दावा करता रहा कि अफगानिस्तान की जमीन से पाकिस्तान में आतंकी घुसपैठ की जा रही है, जबकि काबुल इस आरोप को सिरे से खारिज करता है। वहीं तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि अफगान प्रतिनिधिमंडल और मध्यस्थों के ईमानदार प्रयासों के बावजूद पाकिस्तानी प्रतिनिधियों के गैर जिम्मेदार व्यवहार ने वार्ता को नाकाम बना दिया। उन्होंने ये भी कहा कि इस्लामिक अमीरात अफगानिस्तान किसी को भी अपनी धरती का इस्तेमाल न किसी अन्य देश के खिलाफ नहीं करने देगा और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक को 3 मोर्चों पर खतरा। पाकिस्तानी सेना को अब पूर्व भारत, पश्चिम अफगानिस्तान, टीटीपी और आतंकी ग्रुप से बलूचिस्तान 3 मोर्चों पर संघर्ष का डर सता रहा है। सीमा क्रॉसिंग के बार बंद होने से दोनों देशों के बीच व्यापार ठप हो गया, जिससे दोनों को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। तुर्की और कतर जैसे मध्यस्थ देशों के थकने के बावजूद बड़े सैन्य टकराव को टालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जैसे चीन, रूस के माध्यम से नए सिरे से मध्यस्थता की आवश्यकता हो सकती है। अफगान सैन्य सूत्रों की माने तो पाकिस्तान ने हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल कर नागरिक इलाकों को निशाना बनाया। हालांकि अफगान बलों ने वार्ता का सम्मान करते हुए जवाबी फायर नहीं किया। वहीं इस्लामाबाद ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि फायरिंग अफगान पक्ष की ओर से हुई थी। पाकिस्तान ने संतुलित और जिम्मेदार प्रतिक्रिया दी। पाकिस्तान के सूचना मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी कर कहा कि चमन बॉर्डर पर हुई घटना को लेकर अफगान पक्ष की ओर से किए गए दावों को हम सख्ती से खारिज करते हैं। डूरन लाइन सदियों पुराना घाव। डूरन लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच 2640 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये रेखा 12 नवंबर 1893 को खींची गई थी। इसे ब्रिटिश विदेश सचिव सर मोल्डेंटम डूरंड और तत्कालीन अफगानी शासक अमीर अब्दुल रहमान खान के बीच समझौते के तहत बनाया गया था। इस ग्रेट गेम के तहत रूस के प्रभाव को मध्य एशिया से दूर रखने और ब्रिटिश भारत की सुरक्षा के लिए बफर जोन बनाने के उद्देश्य से खींचा गया था। इस रेखा ने जानबूझकर या अनजाने में पश्तून और बलूच समुदाय के बीच से काट दिया। एक ही जाति समूह के लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तरफ विभाजित हो गए। अफगानिस्तान डूरन लाइन क्यों नहीं मानता? आपको बता दें कि डूरन लाइन आज भी एक विवादित सीमा बनी हुई है। पाकिस्तान इसे मजबूत करने के लिए बाड़बंदी कर रहा है, जिसका तालिबान सैनिक लगातार विरोध करते हैं और कई जगहों पर बाढ़ को हटा भी चुके हैं। बता दें कि डूरन लाइन को अफगानिस्तान की शाही सरकारों से लेकर तालिबान तक ने कभी भी आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता नहीं दी। दरअसल अफगान सरकार का मानना है कि समझौता ब्रिटिश दबाव में और एक असमान संधि के तहत किया गया था और ये औपनिवेशिक विरासत है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। वहीं यह सीमा पश्तूनों की सांस्कृतिक और जातीय एकता को तोड़ती है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत का एक बड़ा हिस्सा है, जहां पश्तून बहुसंख्यक है, ऐतिहासिक रूप से अफगानिस्तान का हिस्सा है। बता दें कि अफगान राष्ट्रवादियों और तालिबान का मानना है कि उनकी सीमा डूरन लाइन के पार पाकिस्तान के अंदर तक जाती है। तालिबान के नेताओं को हाल ही में ग्रेटर अफगानिस्तान का नक्शा भेंट किया जाना इसी दावे को दर्शाता है। वहीं 1947 में जब पाकिस्तान बना तो अफगानिस्तान ने उसे ब्रिटिश भारत का उत्तराधिकारी बनाने और समझौते का पालन करने से इनकार कर दिया। Yesterday, our talks with the Afghan Taliban regime commenced in Istanbul with the presence and participation of the mediators. Pakistan delegation has handed over its evidence-based, justified and logical demands to the mediators with singular aim to put an end to cross-border terrorism. The mediators fully endorsed Pakistan's stance on the basis of the evidence provided by our side. पाक तालिबान तनाव का मुख्य कारण। आपको बता दें कि डूरन लाइन एक ऐतिहासिक जातीय विवाद है, जबकि टीटीपी एक वर्तमान सुरक्षा और आतंकवाद का मुद्दा है। दोनों मिलकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के संबंधों को खतरनाक मोड़ पर ले आए हैं। टीटीपी और अफगान तालिबान वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। टीटीपी के कई कमांडर और लड़ाके अफगानिस्तान में रहते हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि अफगान तालिबान टीटीपी को पनाह दे रहा है और उन्हें सीमा पार से हमलों के लिए मंच प्रदान कर रहा है, जबकि तालिबान इस आरोप से इनकार करता है, लेकिन टीटीपी के खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं करता, जो पाकिस्तान तालिबान तनाव का मुख्य कारण है। बता दें कि टीटीपी एक कट्टरपंथी आतंकवाद समूह है जो अफगानिस्तान में बैठे अफगान तालिबान की विचारधारा से प्रेरित है, लेकिन इसका मुख्य निशाना पाकिस्तान की सरकार और सेना है। बता दें कि टीटीपी का गठन दिसंबर 2007 में हुआ था। ये पाकिस्तान के काबियाली इलाकों में सक्रिय कई छोटे छोटे जिहादी गुटों का एक छत्र संगठन है। पाकिस्तान में इस्लामी शरीयत कानून लागू करना इसका मुख्य उद्देश्य है। पाकिस्तान से अमेरिका प्रभाव और विदेशी हस्तक्षेप को समाप्त करने पर टीटीपी पूरा जोर लगा रहे हैं। स्पेशल डेस्क की न्यूज इंडिया। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का।
के न्यूज, खबरों का साथ। देहरादून में 10वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन हो रहा है। बॉलीवुड अभिनेता रणवीर शौरी, मुकेश खन्ना और अन्य सितारे यहां पहुंचे हुए हैं। कार्यक्रम में फिल्म स्क्रीनिंग, पैनल डिस्कशन और उत्तराखंड टैलेंट हंट जैसे कार्यक्रम शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। फिल्म महोत्सव में इन प्रमुख कलाकारों की भागीदारी: रणवीर शौरी, मुकेश खन्ना, दर्शन जरीवाला, इनामुल हक, सुदीप तोशेन, जमील खान, लिलीपुट। 10वां देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 7 नवंबर से पीवीआर सेंट्रियो मॉल में शुरू हुआ। आपको बता दें कि उत्तराखंड का यह सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय सांस्कृतिक आयोजन है, जो 9 नवंबर तक 2 स्थलों पीवीआर सेंट्रियो मॉल और तुलास इंस्टीट्यूट में आयोजित किया जा रहा है। मुकेश खन्ना, रणवीर शौरी और दर्शन जरीवाल सहित कई बॉलीवुड हस्तियां दून पहुंची। पिछले 9 सफल संस्करणों की तरह इस वर्ष भी अनेक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, अभिनेता, गायिका और कलाकार उत्तराखंड की जनता से सीधे संवाद करने के लिए एकत्र हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी भारतवासियों और उत्तराखंड निवासियों को रजत जयंती की शुभकामनाएं। और हमने ये डेडिकेट ही उत्तराखंड को किया है बिकॉज हमारे मोर देन 50% फिल्म्स हम लोग उत्तराखंड की दिखा रहे हैं इन 3 दिनों के अंदर। और बेसिकली युवाओं के लिए ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें जिनके लिए कोई फीस नहीं लगती है, ना तो एंट्री फीस है ना देखने की फीस है। तो हमारा ये प्रयास रहता है और हमेशा रहेगा कि हम उनको आगे लाने में क्या सहयोग कर सकें, यही हमारी चाहत है और ये हमारा कर्म है। मैं क्या कर सकता हूँ, विजयी भाव कह सकता हूँ पुत्र, और क्या कर सकता हूँ। करना काम आप लोगों ने, कर्म आप लोगों ने करना। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा आपकी रजत जयंती पर। यही आप हमारे देश के सिर पे ऊपर है, तो सिर का मान बढ़ाइए। सिर के ऊपर सुना है कि आपके यहाँ पर काफ़ी, ये तो 10th है और फेस्टिवल एक तरह का मौका देता है इंसान को कि आजकल तो लोग मोबाइल में फिल्में देखते हैं, थिएटर में जाते नहीं हैं, इसी में घुस के पूरे गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में पूरी फिल्म देख लेते हैं। तो फिल्म का और फिर इंटरनेशनल फिल्मों को भी कहाँ मौका मिलता है इंसान। तो मैं बोलता हूँ ये बहुत अच्छा एक काम कर रही है। महोत्सव में इस वर्ष फिल्म स्क्रीनिंग के साथ 2 विशेष आयोजन, उत्तराखंड टैलेंट हंट और आंगन बाजार प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि टैलेंट हंट प्रतियोगिता 2 आयु वर्गों में हो रही है, 8 से 15 वर्ष और 16 से अधिक, जिसमें प्रतिभागी नृत्य, गायन, अभिनय, कविता, मिमिक्री आदि विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। मैं पहली बार इस फिल्म फेस्टिवल में शरीक हो रहा हूँ। हालांकि दिस इज़ द 10th एडिशन ऑफ द देहरादून इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और मुझे बेहद खुशी है कि मैं इसका हिस्सा हूँ। हमारी फिल्म इंडस्ट्री बहुत सालों से बहुत नए आविष्कारों से गुजरी है। इट इज़ डेवलपिंग एवरी ईयर, एवरी मोमेंट। तो और देहरादून मतलब मैं ये मानता हूँ कि हर एक देश की हर राजधानी में, हर स्टेट की राजधानी में जिस तरह से फिल्म फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज हो रहे हैं और एक जागरूकता बढ़ रही है ऑडियंसेस की, और बहुत अच्छी फिल्में और फिल्म मेकर्स को अपना कर्तव्य दिखाने का एक बहुत ही अच्छा उसमें संभव हो सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट एवरीबडी हु हैज पार्टिसिपेटेड। कि हम रजत जयंती भी मना रहे हैं और ऐसे समय में जो ये 10वां संस्करण है इस फिल्म फेस्टिवल का, मैं राजेश शर्मा जी को, सभी जितने इन्वॉल्व इसमें ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, उन सबको बहुत बधाई दूंगी कि वैसे भी मोदी जी कहें या धामी जी कहें, सब कोशिश कर रहे हैं कि उत्तराखंड को फिल्म मेकिंग में एक डेस्टिनेशन के रूप में इस्टेब्लिश करें। तो ये फिल्म फेस्टिवल जो इतने सालों से यहाँ हो रहा है, इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है हमारे लिए, उत्तराखंड को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ के कल्चर को सेलिब्रेट करने के लिए, यहाँ बनी हुई फिल्मों को सेलिब्रेट करने के लिए और लोगों को यहाँ लाकर हमारी इस स्टेट की सुंदरता को शोकेस करने के लिए। तो मैं बहुत बहुत बधाई दूँगी। समावेशिता के प्रतीक के रूप में महोत्सव के पहले दिन नेत्रहीन दर्शकों के लिए फिल्म जाने दो भियारों की विशेष स्क्रीनिंग आयोजित की गई, जो संवेदनशीलता और सहभागिता का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करती है। अच्छा लग रहा है, हमारे डांस एकेडमी के बच्चे भी आए हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए ताकि बच्चों को भी प्रोत्साहन मिले। बच्चे भी स्टेज पर आते हैं तो उनका भी मनोबल बढ़ता है, तो ऐसे प्रोग्राम होना चाहिए। और हम पर्सनली मतलब जिस तरीके से हमारे साथ के बच्चे आए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा और आगे भी ये होते रहें। उत्तराखंड एक छोटा राज्य है, तो इससे थोड़ा देश विदेश में भी इसकी पहचान होती है कि हाँ उत्तराखंड में ये सब चीज़ें हो रही हैं। बात यह है कि हमारी देश इतनी बड़ी है ना, आपको सुन के ताज्जुब होगा, ऑलमोस्ट 52 लैंग्वेज में हमारी देश में फिल्म बनता है। हाँ,
हमारी देश की एक विडंबना ये है कि हमारी देश की फिल्म को बॉलीवुड बोला जाता है, टॉलीवुड बोला जाता है, मॉलीवुड बोला जाता है, भारतीय सिनेमा नहीं बोला जाता है। तो भारतीय सिनेमा की पहचान ऐसे फेस्टिवल से होता है, जो देहरादून में होता है, जो छोटे छोटे शहरों में फेस्टिवल होता है। सिनेमा की जो असली दर्शक होते हैं, जो दिल से सिनेमा को पसंद करते हैं, एक आर्ट फॉर्म, जो आर्ट फॉर्म देश की एक पहचान बन जाते हैं। तो इसलिए देहरादून फिल्म फेस्टिवल जैसे फिल्म फेस्टिवलों को बहुत बहुत अहमियत है। जितना ज़्यादा ऐसे फेस्टिवल होगा, जितने ज़्यादा दर्शक इस फिल्म यहाँ पे फिल्म देखेंगे, भारतीय सिनेमा का पहचान दुनिया भर में और ज़्यादा होता जाएगा। आपको बता दें कि पिछले 10 वर्षों से देहरादून अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने का कार्य करता आ रहा है और कई कलाकार आज राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। इस आयोजन को देश भर के प्रमुख फिल्मकारों और कलाकारों से निरंतर सराहना मिलती रही है। प्रवेश निःशुल्क है। ये महोत्सव सिनेमा, कला और संस्कृति का एक अनूठा संगम है, जो फिल्म प्रेमियों और उभरते कलाकारों को एक साथ आने का अवसर प्रदान करता है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।